Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about previous year question paper of TGT which is based on nutrition part. हम लोग इसमें 2010 में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और पोषण विज्ञान से रिलेटेड सारे ही क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि कैरोटीन पाया जाता है ऑप्शंस है विटामिन ए में, विटामिन बी में, विटामिन सी में या इनमें से कोई नहीं। कैरोटीन बेसिकली अगर आपने विटामिन्स को अच्छे से पढ़ा होगा तो हम इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। तो कैरोटीन जो है वो आपकी आईसाइट के लिए यूज होता है, जो कि आपके गाजर में पाया जाता है, हरी पत्तेदार सब्जियों इन सभी में पाया जाता है। तो ये सारी हिंट से आपको पता लगा होगा कि कैरोटीन किस में पाया जाता है, ए में, बी में, सी में या इनमें से कोई भी नहीं। तो आप देखेंगे कि आई से रिलेटेड विटामिन सी नहीं है। विटामिन सी से स्कर्वी होता है तो ये हमारी आई से रिलेटेड नहीं है। विटामिन बी से बेरी रोग होता है, ये भी आई से रिलेटेड नहीं है। तो विटामिन ए जो है इससे हमारा रतौंधी नामक रोग होता है जो हमारी नेत्रों से संबंधित होता है, जो कि कैरेटीन से कनेक्टेड है। यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 1। तो हम इस तरीके से भी चीजों को कनेक्ट करके आंसर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। एमाइलेज को डैश भी कहते हैं। एमाइलेज को और क्या कहा जाता है? एंजाइम, टाइलिन, लाइसोसोम्स या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। एमाइलेज क्या है? अगर आपने डाइजेशन की प्रोसेस पूरी पढ़ी होगी जिसमें हमारा भोजन का पाचन मुंह से शुरू हो जाता है, तो वहां पर एमाइलेज नामक एक एंजाइम होता है। तो यहाँ पर एंजाइम तो होगा नहीं, क्योंकि को और भी कहते हैं, मतलब एमाइलेज को और क्या कहते हैं? एमाइलेज तो एक एंजाइम है, तो इसको और एमाइलेज को एंजाइम तो कहेंगे नहीं। लाइजोजाइम है नहीं ये। और तो हमारा जब एमाइलेज वर्क कर रहा है तो एमाइलेज को हम टाइलिन भी कहेंगे। मीन्स यहाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि एमाइलेज नामक एंजाइम होता है जो कि मंड पर कार्य करता है, यानी कि मंड को शर्करा में बदलने का काम करता है। तो जिसको एमाइलेज को हम टाइलिन के नाम से भी जानते हैं। यूजुअली मैंने जब भी वीडियोस में इसको कॉल किया है तो वो मैंने इसको टाइलिन के नाम से किया है, एमाइलेज एंजाइम के नाम से इसको हमने नहीं पढ़ा है। तो आपको यहाँ आसानी होगी याद करने में कि टाइलिन को हम एमाइलेज भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से एल्ब्यूमिन किस में पाया जाता है? एल्ब्यूमिन बहुत इजी है। आप जब आपने एग को पढ़ा था तब हमने उसमें देखा था कि एल्ब्यूमिन किस में पाया जाता है। तो बालों में, गेहूं में, रक्त में या फिर अंडे में। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर 3। निम्न में से एल्ब्यूमिन अंडे में पाया जाता है। एल्ब्यूमिन जो है, इसके अतिरिक्त ये रक्त के सीरम में एल्ब्यूमिन आदि होते हैं। एल्ब्यूमिन जल में घुलनशील होता है और इसे गर्म करने पर यह थक्का सा जम जाता है। सामान्यतः अंडे के पीले भाग में एल्ब्यूमिन पाया जाता है। फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है, पित्त आवश्यक होते हैं। पित्त किस लिए आवश्यक होते हैं? प्रोटीन को पचाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए, वसा को पचाने के लिए, उपयुक्त में से सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है जो पित्त है, यानी कि जो बाइल जूस है वो हमने जब डाइजेशन पढ़ा था तब हमने देखा था कि बाइल जूस हमारे फैट के डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर 3। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर नंबर है 3 सही। ये वसा के पचाने के लिए आवश्यक होता है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है, एसजीपीटी संबंधित है। एसजीपीटी किससे संबंधित है? पेनक्रियास से, लिवर से, हृदय से या इसमें से सभी। तो सबसे पहले तो एसजीपीटी जो है वो क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ। भारत में लिवर यानी कि यकृत या जिसे हम जिगर भी कहते हैं, लिवर की बीमारी बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ रही है। लिवर शरीर में फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन में रूपांतरण सहित विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों के प्रदर्शन का केंद्र माना जाता है। और ये जो लिवर है उसको प्रभावित करता है एसजीपीटी। एसजीपीटी एक लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है जो इसको अफेक्ट करती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है? लिवर से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आहार में विटामिन ए की कमी से रोग होता है।
इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी देखा है और प्रीवियस वीडियोस में भी देखा है। देखिए ये क्वेश्चन कितना रिपीट होता है, यानी कि विटामिन से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि हम इसे पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, थायराइड ग्रंथि से पायरोक्सिन अधिक स्रावित होने पर क्या होता है? बीएमआर बढ़ जाता है, बीएमआर कम हो जाता है, इनमें से दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आई होप आपने अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा। इसका सही आंसर है बीएमआर कम होता है। थायराइड ग्रंथि से पायरोक्सिन अधिक स्रावित होने पर हमारा बीएमआर कम होने लगता है। तो आंसर नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, निकोटिनिक एसिड की कमी से होने वाला रोग है। निकोटिनिक एसिड की कमी से कौन सा रोग होता है? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी विटामिन को किस नाम से जाना जाता है। तो ये जब आपको पता होगा तब आपको पता होगा कि विटामिन निकोटिनिक एसिड जो है हम कौन सी विटामिन को कहते हैं और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पर देखिए विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, और निकोटिनिक एसिड जो है वो विटामिन सी नहीं होता, बी से होता है बेरी, और निकोटिनिक एसिड जो है वो विटामिन बी भी नहीं होता। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि निकोटिनिक एसिड कौन सी आपकी विटामिन को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? या तो 3 है या फिर 4 है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपने निकोटिनिक एसिड का आपको पता है कि कौन से विटामिन को बोलते हैं तो आप बहुत आसानी से इसका आंसर यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मुझे बता देंगे। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, गेहूं में पाया जाता है हिस्टोन, एल्ब्यूमिन, ग्लूटिन, इनमें से कोई नहीं। ये तो इतना कॉमन हो चुका है इस वक्त में, जितने भी अगर आप टीवी में एडवर्टाइजमेंट्स देखेंगे या फिर आप डाइटिशियन से कंसल्ट करेंगे या फिर आपने खुद ने अगर थोड़ा भी न्यूट्रिशन पढ़ा होगा तो आपने खुद पढ़ा होगा, देखा होगा, उस टाइम पर बहुत ज्यादा ही क्रेज में है कि हमें ग्लूटेन फ्री फूड लेना है। तो इसीलिए लोग बाजरा को, मक्का को, आपके ओट्स को, इन जो आपके मिलेट्स हैं इन पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं बजाय कि गेहूं के। तो आपको पता होगा कि गेहूं में क्या पाया जाता है, जिसलिए उसको डाइट में इंक्लूड करना कम किया जा रहा है। तो इसका आपका सही आंसर है ग्लूटेन। यानी कि गेहूं में क्या पाया जाता है? ग्लूटेन। ग्लूटेन जो है वो ग्लूटेन के कारण ही गेहूं को कंजप्शन को कम किया जाता है, और ज्यादा से ज्यादा आपके बाजरा, मक्का, जौ, आपके और जो आपके ओट्स हैं, इन सारी चीजों की चपातीज पर आजकल फोकस किया जाता है। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर 3। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी निम्न में से किसकी कमी से होती है? हम लोग ये चीज अपने कंटेंट में भी पढ़ चुके हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस किस बीमारी मतलब किस न्यूट्रिएंट की कमी के कारण होती है। इसकी डिफरेंट स्टेजेस थी, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस और आपकी रिकेट्स। ये सारी ही आपकी हड्डियों से संबंधित बीमारी है जो कि एक व्यक्ति के शरीर में हो जाती है जब पर्टिकुलर कोई आपका न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में कम होने लगता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखिए विटामिन ए नहीं है क्योंकि ये हड्डियों से संबंधित नहीं है, विटामिन बी भी नहीं है क्योंकि ये भी हड्डियों से संबंधित रोग नहीं है, विटामिन के जो है वो आपका ये भी आपका हड्डियों से संबंधित रोगों पे इफेक्ट नहीं करता है। तो बचा आपका नंबर 3 यानी कि विटामिन डी, जो कि आपके हड्डियों से संबंधित बीमारियों का एक कारण बनता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी विटामिन डी की कमी के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी 12 की कमी से होता है। क्या होता है? आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी 12 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखिए मैं बार बार आपको बताती हूँ, बेरी आपका बी से हो रहा है, पेलेग्रा आपका आपने अभी प्रीवियस आपने क्वेश्चन देखा था निकोटिनिक एसिड, उससे आपका पेलेग्रा होता है, स्कर्वी सी से होता है। तो बचा आपका अनीमिया। अनीमिया जो है वो आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी 12 की कमी के कारण होता है। जब प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम पर भी आपको इन तीनों का कॉम्बिनेशन दिया जाता है सो दैट एनीमिया ना हो और जो फीटस की जो ग्रोथ है और वुमेन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो सके। तो ये सप्लीमेंट्री आपको एज अ पिल्स दी जाते हैं सो दैट आपकी न्यूट्रिशन लेवल को मेंटेन रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, सिरका किसका जलीय विलयन है?
आपको इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। किसका है? ऑक्सीजन अम्ल का, नींबू का अम्ल, एसिटिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सिरका किसका जलीय विलयन होता है? आप इसका मुझे आंसर बताएंगे। जिनको आंसर नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ कि सिरका एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है। एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। ये एक कार्बनिक एसिड होता है जिसके कारण सिरके में खट्टापन आता है और तीक्ष्ण खुशबू आती है। और इसके सिरके के ही मतलब सिरके की एक विशेषता होती है कि बहुत जल्दी विषाक्त या फिर खराब नहीं होता है, इसीलिए इसको हम एज अ फूड प्रिजर्वेटिव भी यूज करते हैं। और इसको हम एज अ मतलब हमारे टेस्ट बर्ड को इनहेंस करने के लिए, फूड में फ्लेवर देने के लिए भी सिरके को यूज किया जाता है। हमारे अचारों में सिरके का यूज किया जाता है और जो आपकी चाइनीज डिशेज होती हैं उनमें भी सिरके का यूज किया जाता है। अगर आप एप्पल साइडर विनेगर की बात करते हैं तो वो भी आपके मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करने के लिए, उसको आपको डाइट में इंक्लूड करने के लिए कहा जाता है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? गर्भाशय में, अंडवाहिनियों में, अंड ग्रंथि में या योनि मार्ग में? इसका आपको सही आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है। आई होप आपने आंसर अपना कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा। तो मैं यहाँ आपको आंसर बता देती हूँ कि निषेचन की क्रिया अंडवाहिनियों में होती है, ना ही गर्भाशय में होती है। गर्भाशय में आपका फीटस रहता है, अंड ग्रंथि में नहीं होती है। वहां पर आपका ओवम, आपके जो एग्स होते हैं वो रहते हैं। योनि मार्ग में नहीं होती है वहां। और बचा आपका अंडवाहिनियां। अंडवाहिनियों में आपकी निषेचन की क्रिया होती है, जहां पर आपका स्पर्म और आपका एग दोनों फ्यूज करते हैं और जाइगोट का निर्माण करते हैं। अगर आपने ये रिप्रोडक्शन की फुल प्रोसेस नहीं पढ़ी और आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि मैंने इसके ऊपर अपनी कंप्लीट वीडियो अभी तक अपलोड नहीं की है। तो वहां पर मैं आपको क्लियरली समझा दूंगी। अगर इफ यू नीड इट तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, कशेरु रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? ये भी हम अपनी प्रीवियस कंटेंट वाली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो आपको इसका आंसर जरूर पता होगा कि हमारी जो बैकबोन होती है उसमें कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर आपको बता देती हूँ, उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में बिना चीटिंग किए अपना आंसर मेंशन करेंगे। तो इसका आंसर है 33 पेयर्स आपकी जो तंत्रिकाएं हैं वो निकलती हैं। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती हैं। शरीर में जो आपका बैकबोन होती है, जिसे हम हिंदी में मेरुदंड कहते हैं, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और इसे हम कशेरुक दंड भी कहते हैं हिंदी में। और ये हमारी बॉडी का बेस होता है, या कहें हम शरीर का आधार भी इसे हम कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, थायरोक्सिन या फिर एड्रेलिन? इनमें से किस हार्मोन में आयोडीन पाया जाता है? इसका आंसर सही क्या होगा? आई थिंक आपको आंसर पता होगा और आपने कमेंट सेक्शन में बता दिया होगा। इसका सही आंसर है थायरोक्सिन। ऑल्दो हम लोगों ने इसको अपने प्रीवियस कंटेंट वीडियो में नहीं पढ़ा है इस पॉइंट को, बट स्टिल क्योंकि आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं फॉर श्योर, मुझे लगता है, क्योंकि सिर्फ एक चीज पर हमें डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। जब आप भी खुद एक्सप्लोर करेंगे तो आपकी क्वेश्चनिंग की पावर इंक्रीज होगी, कि आप मुझसे क्वेश्चंस पूछेंगे, नई नई चीजें पूछेंगे कि मैम ये क्या होता है, इसको प्रिपेयर कैसे करें, ये बुक कैसी है, इस तरह के क्वेश्चन आप उनसे पूछेंगे। तो उसके लिए आपकी सेल्फ स्टडी भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित हार्मोन में से आयोडीन किस में पाई जाती है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। तो इसका सही आंसर है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन में आयोडीन पाया जाता है। गले में थायराइड ग्रंथि होती है। थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। इसमें आयोडीन की मात्रा अधिक होती है। शरीर के लिए आयोडीन एक आवश्यक खनिज पदार्थ है, जिसके अभाव से आपका गर्भपात हो सकता है, बच्चा मंदबुद्धि हो सकता है और आपको गोइटर जैसे जो रोग हैं वो हो सकते हैं। तो जो आयोडीन है वो थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 16, हरे पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे।
आई होप आपने अपना आंसर लिख दिया होगा कि हरी पत्तेदार सब्जियों में क्या पाया जाता है। देखिए वसा जो है वो फैट आपकी हरी पत्तेदार सब्जियों में नहीं होती, प्रोटीन नहीं होती और ना ही कार्बोहाइड्रेट होती है। आपके विटामिन और मिनरल्स आपकी हरी पत्तेदार सब्जियों में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो आंसर होगा आपका फोर्थ, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, जबकि इसमें वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट नहीं पाए जाते। वसा से शरीर में को अधिक ऊष्मा मिलती है। इसके स्रोत मक्खन, पनीर और घी हैं। मटर, सोयाबीन, दालें, अंडे, इनसे प्रोटीन मिलती है। और जबकि चुकंदर, मीठे फलों से आपको कार्बोज का सोर्स मिलता है। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि जो हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, हमें उनसे विटामिन और मिनरल्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। इसमें आपसे पूछा गया है श्वेत क्रांति संबंधित है गेहूं से, फूलों से, दूध से या फिर रंगों से। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपने सी टेट की या फिर किसी भी स्टेट टेट की प्रिपरेशन की होगी तो आपने वहां भी पढ़ा होगा। श्वेत, देखिए श्वेत व्हाइट कलर से रिलेटेड है, तो यहाँ पर व्हाइट क्या है, गेहूं नहीं है, फूल नहीं है, ना ही रंग है। तो बचा क्या हमारा दूध। दूध जो है वो हमारा व्हाइट होता है। तो जो श्वेत क्रांति है वो दूध से संबंधित होती है, उसके उत्पादन से संबंधित होती है। हरित क्रांति जो है वो गेहूं के उत्पाद से संबंधित होती है। और भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 70 के दशक में माना जाता है। श्वेत क्रांति के जनक के रूप में वर्गीस कुरियन, आपको ये नाम याद रखना है, वर्गीस कुरियन का नाम आता है। इससे भारत में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुई थी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है। आंसर नंबर 3 यानी कि दूध से। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। तो कौन से न्यूट्रिएंट की हमें आवश्यकता होती है आपकी हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए। सोडियम, गंधक, गंधक को हम इंग्लिश में सल्फर कहते हैं, पोटेशियम या फिर आयरन। इनमें से क्या हमें चाहिए होता है। देखिए जब भी आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, यानी कि हृदय की धड़कन की गति बढ़ने लगती है, तो डॉक्टर क्या करता है, आपके सॉल्ट यानी कि नमक को कम करने के लिए बोलता है कि आप है ना अपनी डाइट में नमक को या तो कम प्रयोग करें या फिर बंद कर दें अपने नमक का प्रयोग। तो इससे आपका ब्लड प्रेशर की जो गति है वो कंट्रोल में आने लगती है। और नमक में क्या होता है, सोडियम होता है। तो इसीलिए जो हृदय की जो धड़कन होती है उसको नियंत्रित करने के लिए सोडियम आवश्यक होता है। लेकिन आवश्यकता से अधिक इसको कंज्यूम करने से आपका ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप होने लगता है, जिससे कि व्यक्ति बीमार हो जाता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर के लिए लगभग 120 ग्राम सोडियम पाया जाता है। और जिस व्यक्ति को लो ब्लड प्रेशर रहता है उसको अधिक सोडियम की मात्रा दी जाती है, बल्कि हाई ब्लड प्रेशर वाले को सोडियम की मात्रा को कम कर दिया जाता है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 18। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में कि हमारे 19 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। हमारा लेथरिज्म, जब हमने दालें पढ़ी थी, पल्सेस पढ़ रहे थे, प्रोटीन पढ़ रहे थे, तब हमने वहां पर लेथरिज्म नामक रोग की बात की थी। आपको अगर याद हो तो लेथरिज्म नामक रोग खतरनाक बीमारी होती है। कि किससे हो जाता है, खेसरी दाल से, चने की दाल से, अरहर की दाल से, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसको मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगी कि खेसरी दाल से होता है, खेसारी दाल से होता है। और जो खेसारी दाल होती है उसको कभी कभी क्या किया जाता है, अरहर दाल या तुअर दाल में मिला दिया जाता है, जिसके कारण ये इसका कंजप्शन ह्यूमन तक पहुंचने लगता है। ये जो खेसारी दाल होती है इसमें कुछ खतरनाक विषाक्त पदार्थ होते हैं, जिनके सेवन के बाद लकवा जैसी बीमारी हो जाती है और शरीर के जो प्रभावित अंग है वो काम नहीं करता है। लोग अब इससे धीरे धीरे खाना बंद कर रहे हैं। इसके सेवन को रोकने के लिए जागरूकता भी गवर्नमेंट के थ्रू चलाई जा रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि इसमें पूछा गया है कैल्शियम ऑक्सलेट और प्यूरिन के परिपूर्ण आहार नहीं देना चाहिए। पथरी के लोगों को, किन लोगों को ये चीज नहीं देनी चाहिए, पथरी के रोगों को, रिकेट्स के रोगों को, पीलिया के रोगों को या ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रे ऑस्ट्रोल
ऑस्टियोमलेशिया के रोगियों को, इनमें से किन व्यक्तियों को नहीं देनी चाहिए? देखिए पथरी के रोगी में क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट हैं जो बॉडी में जम जाते हैं, जिनके कारण आपकी बॉडी में पथरी होने लगती है। तो वो जो न्यूट्रिएंट जमते हैं वो होता है कैल्शियम, ऑक्जेलेट और प्यूरिन। तो ऐसी चीजें उन लोगों को नहीं देनी चाहिए जिनकी स्टमक में आपके स्टोन की प्रॉब्लम होती है। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर 1। कैल्शियम ऑक्जेलेट या प्यूरिन के परिपूर्ण आहार लेने से व्यक्ति को पथरी रोग हो जाता है। उक्त पदार्थों का उपयोग उचित मात्रा में करने से रोग नहीं होता, जिससे पालक का जूस लगातार पीने से व्यक्ति को पथरी हो जाती है। उसी प्रकार कुछ अन्य खाद्य पदार्थ हैं जो रोगों को बढ़ावा देने लगते हैं, जबकि उचित मात्रा में सेवन करने से इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें आपको सूची मिलान के लिए दिए गए हैं। देखिए मैं कई बार आपसे कहती हूँ कि आपको इसमें सूची मिलान के लिए दिया जा सकता है। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन देंगे, उनमें से एक सिलेक्ट करने को दिया सकता है। उसी तरीके ये कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट को सही उत्तर से चुनिए। यानी कि लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है। अब आपको इसमें मिलान करना है, तो आपको सबसे पहले जो ऑप्शन आता हो पहले आप उसको फाइनल कर लीजिए कि हाँ आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा ये आप देख सकते हैं कि लैक्टिक अम्ल किस में होता है। लैक्टिक एसिड आपका दूध में होता है, ये हम देख चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में, हमने अपने कंटेंट में ये चीज पढ़ी थी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एसिटिक अम्ल किस में होता है। अभी अभी हमने पढ़ा था सिरके के बारे में जिसमें एसिटिक अम्ल था। तो हमारा बी का आंसर ऑप्शन नंबर होता है 4। तो यहाँ पर अगर आपको बाकी के ऑप्शंस नहीं आते हैं तो भी आप मिलान कर सकते हैं कि ए का 3 और बी का 4 किस में दिया हुआ है। ए का 3 और बी का 4 आपका 4th नंबर में दिया हुआ है। चलिए आगे के ऑप्शंस भी हम चेक कर लेते हैं। अब साइट्रिक अम्ल किससे रिलेटेड होता है आपका। साइट्रिक अम्ल या कहें हम सिट्रिक एसिड, तो ये हमारा नींबू से रिलेटेड होता है। विटामिन सी इससे मिलती है हमको, तो यहाँ पे भी ये भी सही है हमारा। फिर है ब्यूटेरिक एसिड, वो आपके दुर्गंधयुक्त मक्खन में पाया जाता है। तो आपको आंसर ऐसे भी याद होने चाहिए कि लैक्टिक अम्ल आपका दूध में है, एसिटिक अम्ल आपका सिरके में है, साइट्रिक एसिड आपका नींबू में है और ब्यूटेरिक एसिड आपका दुर्गंधयुक्त मक्खन में होता है। ऐसे के साथ साथ आपको मिलान वाले तरीके से भी आंसर आना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन रोग किसकी कमी से होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। आपको इसका सही आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 और इसका सही आंसर है प्रोटीन। क्वेश्चन नामक रोग प्रोटीन की कमी से होता है। कुछ देशों में क्वेश्चन से भी अधिक चिकित्सीय दृष्टि से महत्वपूर्ण विकार मैरिस्मस होता है। आप क्वेश्चन और मैरिस्मस को कभी कभी एक साथ पढ़ते हैं क्योंकि जो मैरिस्मस होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की कमी होती है और क्वेश्चन में सिर्फ प्रोटीन की कमी होती है। यह विकार मुख्य रूप से 1 वर्ष से कम से कम आयु के बच्चों को होता है, और जबकि क्वेश्चन का प्राय 1 से 4 साल के बच्चों को होता है। मतलब मैरिस्मस तो 1 साल तक के बच्चों को होता है और क्वेश्चन 1 से लेकर 4 साल के बच्चों में देखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन 23 के बारे में। जल में घुलनशील विटामिन है, निम्न में से कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखिए आपको मैंने यहाँ बताया था कि फैट सोल्यूबल क्या होता है, कीड़ा, KEDA। तो आपका ये तो आपका फैट सोल्यूबल है, तो के आपका ऑप्शन नहीं होगा, ए नहीं होगा, डी नहीं होगा, तो बचा क्या आपका ऑप्शन नंबर 1। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बी, जो कि जल में घुलनशील होता है, क्योंकि कीड़ा तो हमारा फैट में घुलनशील वाली वाइटामिन थी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन 24 के बारे में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस भाग में संपन्न होता है। तो बड़ी आंत में नहीं होता, ये अमाशय में भी नहीं होता और पेनक्रियाज में भी नहीं। सबसे ज्यादा होता है छोटी आंत में। छोटी आंत में सबसे ज्यादा देर तक भोजन आपका रहता है और वहीं पर आपका डाइजेशन भी होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 25। डायबिटीज मेलाइटिस हो जाता है इंसुलिन के अधिक स्त्रावण के कारण, इंसुलिन के कम स्त्रावण के कारण, लिवर का सही कार्य न करने के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका सही आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे।
आई होप आपने अपना आंसर लिख दिया होगा कमेंट सेक्शन में। तो इसका सही आंसर है कि इंसुलिन की कमी से, मतलब इंसुलिन हार्मोन की कम सीक्रिएशन से हमें डायबिटीज मेलाइटिस नामक रोग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है। पकाने से नष्ट हो जाते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है। ये पकाने से क्या नष्ट हो जाता है? विटामिन ए, डी, बी या कोई नहीं। देखिए जो कीड़ा है वो है आपका फैट सोल्यूबल, तो वो फैट में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आपको पकाने से क्या होता है? विटामिन कौन सा नष्ट होगा? जो आपका जल में घुलनशील है, क्योंकि जल क्या होता है? वो एवेपोरेट होने लगता है, और एवेपोरेशन की प्रोसेस के कारण आपके जो विटामिन है वो नष्ट होने लगती है, और इस कारण से हमारा जो विटामिन बी है वो नष्ट हो जाता है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन 27। उस विटामिन को पहचान करें जो प्रकाश एवं क्षार द्वारा नष्ट हो जाती है। तो ऐसी कौन सी विटामिन है जो जो आपकी सनलाइट से और आपके क्षार दोनों से ही नष्ट हो जाती है? इसका सही आंसर है विटामिन बी 12। बी 12 जो है वो आपकी सनलाइट और क्षार दोनों से ही नष्ट हो जाती है, इसीलिए जब आपकी बॉडी में विटामिन बी 12 की कमी होती है तो आपको सप्लीमेंट दिए जाते हैं, और उसमें साफ साफ लिखा होता है कि सनलाइट से आप इस डिब्बी को या फिर आप टैबलेट्स हैं तो उनको दूर रखें। फिर है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा गया है कि स्वास्थ्य केवल बीमारी, व्याधि या दौर्बल्यावस्था से ही छुटकारा नहीं, वरन संपूर्ण शरीर, मानसिक, सामाजिक सुस्थापन की सुस्वास्थ्य है। किसने परिभाषित किया है? कितनी टिपिकल सी हिंदी कर दी है, बल्कि इसमें बेसिकली आपसे बस ये पूछा गया है कि आपकी हेल्थ न केवल आपकी फिजिकल हेल्थ बल्कि मेंटल, सोशल और आपकी फिजिकल, तीनों ही चीजों को किस इंक्लूड किया जाता है तब आप हेल्दी कहते हैं। स्वास्थ्य की हमने ये वाली डेफिनेशन पढ़ी हुई है, तो आप बताएंगे कि ये डेफिनेशन किसने दी है? जेएफ विलियम्स ने, एफ लिंडर ने, WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, या फिर MB एडी ने। सिर्फ आपके जो ये तीनों ही चीजें हैं वो आपकी इंक्लूड की थी सबसे पहले WHO ने, जिन्होंने कहा था कि हेल्थ इज नॉट ओनली अबाउट द फिजिकल फिटनेस बट इट ऑल्सो कंटेन्स मेंटल एंड सोशल पीस एज वेल। तो यहाँ पर आपको इन तीनों ही चीजों के बारे में बात की जा रही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 3। चलिए बात करते हैं 29 क्वेश्चन के बारे में। किस विधि से पकाया गया भोजन पौष्टिक व सुपाच्य होता है? भूनकर, भाप द्वारा, तले हुए या उपयुक्त में से सभी? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको इतना इजी क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब पेपर का जो स्टैंडर्ड है मुझे लगता है वो टफ हो जाएगा, क्योंकि टाइम के साथ में सारे ही क्वेश्चन, जितने भी पेपर्स आजकल आ रहे हैं वो डिफिकल्ट हो रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए तलने से भोजन पौष्टिक नहीं होता, भूनने से भी काफी न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं, वाष्प के द्वारा पकाने से ना तो भोजन में ऑयल लगता है, जो कि भूनने में भी लगता है ऑयल, बल्कि भाप के द्वारा पकाने में आपको ऑयल की जरूरत नहीं होती है। न्यूट्रिएंट्स जब भाप से हम पका रहे होते हैं तो कवर करके लिड से ढक कर उसको पकाते हैं, तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वहीं की वहीं रहते हैं। तो इस कारण से जो न्यूट्रिएंट का लॉस है वो भी कम होता है, आप एक्स्ट्रा ऑयल भी ऐड नहीं करते हैं। तो इस तरीके से आपका जो भोजन पौष्टिक और सुपाच्य है वो वाष्प के द्वारा बनता है। फिर है क्वेश्चन नंबर आपका 30। शरीर को ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण या फिर वसा? इनमें से सही आंसर क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो आपसे ये पूछा गया है। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे मुझे, और जल्द से जल्द लिखेंगे, क्योंकि इसका आंसर बहुत इजी है कि शरीर को ऊर्जा देने वाला भोज्य तत्व कौन सा है। ओ सॉरी, क्वेश्चन है ऊर्जा न देने वाले, मतलब कौन सा एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है। देखिए सबसे पहले मैंने आपको, जब आपको न्यूट्रिशन पढ़ाया था, समझाया था, तब मैंने वहां बताया था कि आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट आपको ऊर्जा देने का काम करता है, और जब आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है तो प्रोटीन उस काम को करने लगता है। जबकि प्रोटीन का काम क्या है? प्रोटीन का काम है आपके शरीर में हुई टूट फूट की मरम्मत को करना, और आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ग्रोथ के लिए वर्क करना। और वहीं जो फैट है वो भी आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है
ऊर्जा प्रदान करता है वो तब ऊर्जा प्रदान करता है जब प्रोटीन अपना काम नहीं कर रही होती है। तो मतलब एक तरीके से हम कहें तो पहली सिद्धि है आपकी कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद है प्रोटीन और उसके बाद है फैट। इन तीनों के ही अलग अलग काम है, लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट अपना काम नहीं करता तो प्रोटीन एनर्जी देना शुरू कर देता है, प्रोटीन भी एनर्जी नहीं देता तो फैट देना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से ये लोग इंटरचेंजेबली वर्क कर ले, इंटरचेंजेबली भी नहीं कहेंगे पर हाँ ये एक दूसरे के स्थान पर भी काम करने लगते हैं। तो यहाँ पर हमारे तीनों ही ऑप्शंस हैं जो कि ऊर्जा प्रदान करते हैं सिवाय हमारे खनिज लवण के। तो सही आंसर है खनिज लवण, यानी कि खनिज लवण जो है वो हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करता है ये तत्व, बल्कि हमारे बॉडी की मेंटेनेंस का वर्क करता है। तो इसका आंसर नंबर हुआ आंसर नंबर 3। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। मनुष्य के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक खनिज लवण की संख्या कितनी होती है? जो आपके रिक्वायर्ड आपके मिनरल्स होते हैं, कितनी हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड होते हैं, ये आपको यहाँ बताना है। 18, 20, 22, 22 या फिर 24 कितने हमें आवश्यक होते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगी। इसका सीधा आंसर मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि आपको अच्छे स्वास्थ्य के लिए 24 जो खनिज लवण हैं उनकी आवश्यकता होती है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, जिंक, आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सारे ही हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी के सही कार्य संचालन के लिए बहुत जरूरी होते हैं और इन्हीं के द्वारा हमारी बॉडी में विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता भी उत्पन्न होती है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। वसा पर पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को कहते हैं। वसा पर कौन सा आपका एंजाइम वर्क करता है जिससे कि हमारी फैट ब्रेक डाउन हो जाती है और इजीली डाइजेस्ट हो जाती है? तो इसका सही आंसर है लाइपोलिटिक एंजाइम। लाइपोलिटिक एंजाइम जो है वो आपके फैट पर वर्क करते हैं और उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज क्वेश्चन नंबर 33। शिशु को पूरक आहार देना प्रारंभ करना चाहिए, ये कब से शुरू करना चाहिए? कभी कभी क्या होता है कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनको शहद चटा दिया जाता है, अलग अलग रस्में हर किसी की होती हैं कल्चर में, तो वो सारी ही मेल प्रैक्टिसेस होती हैं। बल्कि बच्चे को 6 माह की आयु तक माँ के दूध पर ही डिपेंडेंट रहना चाहिए। उसको इनफैक्ट ऊपर से पानी देने की भी जरूरत नहीं होती है कि ऊपर से पानी भी पिलाया जाए। माँ का मदर मिल्क इज सफिशिएंट, तो वही देना चाहिए। बल्कि 6 वर्ष की आयु के बाद में आप पूरक आहार देना प्रारंभ कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो 6 महीने की आयु से बच्चे शिशु को पूरक आहार देना हम प्रारंभ कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है सरसों के तेल में मिलावट किए जाने वाला पदार्थ। हमने जब मिलावट पढ़ी थी तो वहां पर बहुत क्लियरली एकदम पढ़ा था हमने कि आर्जिमोन जो ऑयल होता है, आर्जिमोन वो ऐड किया जाता है आपके ऑयल में, जिससे कि उसकी क्वालिटी गिर जाती है और विभिन्न प्रकार के रोग भी व्यक्ति के शरीर में जगह बनाने लगते हैं। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे पूछा गया है कि केसीन पाया जाता है, किस में पाया जाता है? दूध में, दलिया में, दाल में, चावल में, किस में? बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी हम लोग देख चुके हैं कि मिल्क में केसीन पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं 2010 में पूछे गए सभी न्यूट्रिशन पार्ट के क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चंस समझ आए हों, अच्छे लगे हों, तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, अपने प्रोफाइल पर, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले और धीरे धीरे सभी लोग अपनी प्रिपरेशन को ऐसे ही एक्सेलरेट करते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।